हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांग काई के द्वारा किस तरह से 2 डिसाइपल्स की जान चली जाती है, क्योंकि यांग की बॉडी को एनर्जी देने के लिए पूरी तरह से वो क्रिएचर स्पिरिट जो होता है वो उस पे हावी हो जाता है कि बस में आकर के यहाँ जो यांग काई होता है इसने तो पहले जिन को जान से मार डाला होता है, और फिर जब हू ताओ जो होता है अपने इस ब्रदर का बदला लेने के लिए यांग पे हमला करता है, फिर से वही क्रिएचर उस पे हावी हो जाता है और उससे निकलने वाली ऑरा इतनी तेज होती है उस हुको के साथ यहाँ पे जो मियार होती है वो खाई से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन लकीली जो यांग काई होता है वो मियार को नीचे गिरने से बचा लेता है। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे इस हादसे की वजह से यांग काई बेहोश हो चुका था, और जब उसे होश आता है तो वो ये जान करके घबरा जाता है कि अभी अभी उसने 2 बंदों को जान से मार डाला है, जबकि उन्हें जान से मारने की उसका कोई इरादा नहीं था। आगे वो अपने आसपास मियार को ढूंढने लगता है कि आखिरकार ये लड़की कहाँ गई है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद ये देखता है कि मियार जो है वो नदी में नहा रही है। यांग काई जब उसे ढूंढते हुए मियार के सामने आता है तो वो हिचकिचा जाती है और अपने आप को पानी से छुपा लेती है। यांग काई उसे देख के शर्मा जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ही थी जिसने मेरे सारे वॉन्ड्स को साफ किया है। मियार उसे बताती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो तुम्हारी बॉडी से लगातार खून बहना जारी रहता, जिसके कारण तुम्हारी जान भी जा सकती थी। आगे जो यांग होता है उसे पूछता है कि वो चैंग तो मारा गया और उस हू ताओ का क्या हुआ, जिसपे मियार उसे बताती है कि वो चैंग उसी समय ऑन द स्पॉट ही मारा गया था और वो जो हू ताओ था वो खाई से गिरने के बाद मर गया, और इस मर्डर के बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा। सबको यही लगेगा कि ये दोनों आपस में ही फाइटिंग करते हुए एक दूसरे को मारते हुए मर गए हैं। जिस तरह से मियार यहाँ पे चीजों को बता रही होती है, यांग काई को यही लगता है कि इतनी कम उम्र में ये इस तरह की घटनाओं को ऐसे डील कर सकती है। लगता है कि इन्हीं मामलों से इसका हमेशा पाला पड़ते ही रहता है, तभी तो वो इन सारी घटनाओं को अच्छे से डील कर पा रही है। जिसपे मियार अपनी सफाई देते हुए उसे बताती है कि उसे अपने सेक्ट के लिए ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है। वो अपने सेक्ट की एल्डेस्ट मेंबर है, इसीलिए उसे ये सब कुछ करना ही पड़ता है, जिसके वजह से आमतौर पे लोग उसे काफी धूर्त और मक्कार समझते हैं। लेकिन जैसा लोगों ने उसके बारे में समझ रखा है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। आगे वो बताती है कि वो हमेशा अपनी ब्यूटी का यूज करती है ताकि अपने सेक्ट के लिए नए नए डिसाइपल्स को रिक्रूट कर सके, और दूसरे सेक्ट्स के डिसाइपल के बीच वो मतभेद करवाती है ताकि वो अपने सेक्ट को छोड़ करके इसके सेक्ट को ज्वाइन कर ले। इसी की वजह से लोग सामने से तो उससे काफी ज्यादा डरते हैं, लेकिन वहीं पीठ पीछे उसकी काफी बुराइयां किया करते हैं। लेकिन अब तक की उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मियार के लिए किसी ने अपनी जान को खतरे में डाला है, जिसपे यांग काई उससे कहता है कि ये सब बस हालात के कारण होता गया। लेकिन मियार ने इस बात को तो कुछ और ही समझ लिया होता है। उसे लग रहा होता है कि यांग काई ने उसे बचाने के लिए अपनी ये जान खतरे में डाली है। इसका मतलब है कि यांग काई के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। लेकिन यांग काई यहाँ साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे मामले से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अब ये सुनते ही मियार यहाँ पे काफी ज्यादा सैड हो जाती है और उससे कहती है कि जब यही बात है तो फिर ठीक है, आज जो हुआ इसके बारे में मैं तुमसे कभी भी मेंशन नहीं करूंगी, और ना ही अब से तुम्हें परेशान करने के लिए मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। बस ये समझ लेना कि हम यहाँ पे कभी मिले ही नहीं थे और ये घटना कभी घटी ही नहीं थी। अब ऐसा कहते हुए वो काफी भारी मन से वहाँ से चली जाती है। अब आगे यांग काई वापस से अपनी कुटिया में आता है, जहाँ पे वो देखता है कि चीजें इधर उधर हैं, जिससे उसे लगता है कि जरूर कोई ना कोई यहाँ पे फिर से आ धमका है। अब ये उसकी कुटिया है या कोई 5 स्टार होटल जहाँ पे हर कोई ना कोई दूसरे दिन आता ही रहता है। जिसने उसके घर में घुसपैठ की है उसे लड़ने के लिए वो सतर्क हो जाता है, इससे पहले कि वो उस पे अटैक कर पाता। ये बंदे ली और उसके कुछ साथी होते हैं जो कि यांग काई का शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी गैर हाजिरी में यहाँ पे उसके घर की कुछ साफ सफाई करने के लिए आए थे, क्योंकि यांग काई ने उस घमंडी चेन को सबक सिखाने के लिए कल जो उनकी इतनी मदद की थी, इसी का शुक्रिया अदा करने के लिए वो उससे कहते हैं कि आज के बाद से वो इसका सारा ये सब छोटा मोटा जो काम है वो खुद कर दिया करेंगे, ताकि यांग काई आज से सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कर सकता है। अब यांग काई बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता है कि कोई उसके लिए काम करे, इसीलिए वो इन सबको ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन ली जो होता है वो यहाँ पे इंसिस्ट करने लगता है और उसे कहता है कि तुमने जो कल हमारे लिए किया है इसके लिए हम तुम्हारे सदा एहसानमंद रहेंगे, और अभी फिलहाल के लिए हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि एल्डर ने हम सभी को ये एकदम खास इंस्ट्रक्शन दिया है कि अभी हमें जी तोड़ कड़ी मेहनत करनी होगी। जो मेहनत नहीं करेगा उसे हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब आगे वे लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। इस पे यांग काई भी सोचने लगता है कि चलो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ, उसे भी बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने को।
अब क्योंकि यांग काई की उस फाइट करने में काफी ज्यादा यांग एनर्जी वेस्ट हो चुकी थी, इसीलिए वापस से उस यांग एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करने के लिए उसे ढेर सारा यांग एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए वो उस ट्रैप्ड ड्रैगन स्ट्रीम के पास पहुंच जाता है, क्योंकि सेक्ट में यही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा यांग एनर्जी पाई जाती है। भले ही उस 11 हैंडलर ने यहाँ उसे आने से मना किया है, लेकिन उनकी वार्निंग को वो नजरअंदाज करते हुए उस झरने के पास पहुंच जाता है, ताकि वो अपनी बॉडी में यांग एनर्जी से विटैलिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सके। अब आगे वहाँ की यांग एनर्जी उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो जो क्रिएचर स्पिरिट होती है वो वापस से यहाँ यांग की बॉडी पे हावी होने लगती है। अब वो स्पिरिट एक और बार उसे भड़का रही होती है किसी तीसरे का मर्डर करने के लिए, लेकिन यांग काई के मन में दृढ़ निश्चय होता है कि अब वो एक और मर्डर नहीं करना चाहता, किसी को भी जान से नहीं मारना चाहता। इसीलिए वो उस स्पिरिट को परे हटाते हुए अपना ध्यान यहाँ पे भंग कर लेता है, और फिर उसका ध्यान उसी इंसेंस बर्नर पे जाता है कि कहीं ये सब उस जड़ी बूटी के जलने के कारण के साइड इफेक्ट तो नहीं है, जिसके कारण वो अभी अपनी बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल तक तो पहुंच चुका है। लेकिन ये जो इंसेंस बर्नर है उसकी ट्रू यांग एनर्जी के प्रैक्टिस में बाधा डाल रहा है। जरूर कोई ना कोई ऐसी कड़ी है जो वो मिस कर रहा है या वो गलत कर रहा है। हालांकि उन हर्ब्स के जलने से इसकी कल्टीवेशन में इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ जरूर गलत हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो स्पिरिट है वो बार बार इसकी बॉडी पे हावी होना चाहती है। आगे वो वापस से अपनी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी को कंडेंस करने लगता है, जिसके कारण अब उसकी पूरी बॉडी में यांग एनर्जी सर्कुलेट करने लगती है। और ये सर्कुलेशन पिछले 2 दिनों से अब कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा था। लेकिन अब उसे इस इंसेंस बर्नर की गुत्थी समझ में आती है, और वो ये होती है कि इस इंसेंस बर्नर के फंक्शन की वजह से हालांकि उसकी बॉडी में स्ट्रेंथन तो आई है, लेकिन ये बर्नर उसकी कल्टीवेशन में अब अड़चनें डाल रहा है। और अगर इस बर्नर को वो हटा देता है तो उसकी बॉडी में यांग एनर्जी काफी तेजी से सर्कुलेट करेगी, और उस इंसेंस बर्नर के वजह से ही उसकी ट्रू यांग एनर्जी की प्रैक्टिस जो है वो ब्लॉक हो गई है। लेकिन उस मिस्टीरियस स्टोन में ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अगर इन हर्ब्स के जलने की वजह से किसी के कल्टीवेशन में अड़चनें आती है, लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक इस इंसेंस बर्नर का यूज किया जाएगा तो उसे काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, और फिर आगे चलकर ये उसे जो इतने सारे बेनिफिट्स होंगे उससे उसके सारे अड़चनें दूर हो जाएंगी। अब आगे हम यांग को देखते हैं कि वो कुछ दिनों से पूरी तरह से ही उस मिस्टीरियस स्टोन वाले स्किल पे रिलाई करने लगता है प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके कारण उसकी बॉडी में अब यांग एनर्जी के 2 ड्रॉप्स कंडेंस यानी कि जमा हो चुके थे, जिसके कारण यांग एट्रीब्यूट वाला उसने जो मार्केट से फ्रूट खरीदा था, अब वो जो फ्रूट होता है उसने स्प्राउट्स आने शुरू हो चुके थे, जिसका मतलब है अब इस बीज को बोया जा सकता है। अब वो बीज इसलिए स्प्राउट्स कर रहा होता है क्योंकि यांग काई ने जो 2 ड्रॉप्स ऑफ यांग एनर्जी को कंडेंस किया था वो पूरी तरह से इस बीज ने अब्सॉर्ब कर लिया था, इसीलिए वो अब इस बीज को वहीं पे बो डालता है, और बस इसी के इंतजार में होता है कि ये बीज जल्दी मैच्योर होकर के उसे यांग फ्रूट देना शुरू कर दे। इसके बीच काफी तेजी से टाइम गुजरता जाता है, और यांग काई के सेक्ट में जो 5 दिनों के बाद हर एक डिसाइपल को चैलेंज करने का टेस्ट होता है। यांग काई अब उसे डिसाइपल ट्रेनिंग में जो भी डिसाइपल यांग काई को चैलेंज करता है, यांग काई अब तुरंत ही उसे अपने पंचों से पछाड़ देता है। उसके अंदर अब इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी थी, डिसाइपल्स अब उससे डरने लगते हैं कि कोई भी यांग काई से अब भिड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये तो सेक्ट का रूल होता है कि हर एक डिसाइपल को हर 5 दिनों में एक दूसरे को चैलेंज करना ही पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए, और पिछले 10 दिनों में यांग काई के साथ लड़ने वाला ऐसा कोई भी डिसाइपल नहीं होता है जिसे यांग काई ने हराया ना हो और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स गेन ना किए हो। यही देख करके जो सिया होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी यांग काई के लिए। क्या ये वही यांग काई है जिसने यहाँ सेक्ट में जब पहली बार ये आया था तो इसकी पुअर क्वालिफिकेशन के कारण इसने एक ही रो में 147 लोगों से फाइट किया था और वो 147 बार हारा था। लेकिन अब इसकी स्ट्रेंथ जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो इसके लिए सिया काफी ज्यादा खुश होती है। अब आगे यहाँ 10 दिनों का टाइम बीत जाता है। यांग काई उसी प्लांट के पास पहुंचता है जहाँ पे वो उस प्लांट से 2 फ्रूट्स को तोड़ता है, और इन फ्रूट्स को खाते ही उसके बॉडी में 4 ड्रॉप्स ऑफ यांग एनर्जी कंडेंस हो जाती हैं। अब यांग एनर्जी के बॉडी में जितना ज्यादा होगा कोई बंदा उतनी ही तेजी से यहाँ पे कल्टीवेट कर पाएगा। यांग ने उस फ्रूट को खाते ही अपनी बॉडी टेम्परिंग के वो 9th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब ये बॉडी टेम्परिंग रेल्म जो होता है वो कल्टीवेशन के सबसे लोएस्ट लेवल होती है। इसमें जैसे ही 10 लेवल्स पार हो जाते हैं उसके बाद ही कोई कल्टीवेटर काई युआन रेल्म तक पहुँच सकता है, लेकिन अभी भी उसने बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पे ही ब्रेक थ्रू किया है। और अब काई युआन रेल्म तक ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे और भी ज्यादा यांग लिक्विड को एक्युमुलेट करना होगा,
क्योंकि अभी अभी उसने जो फ्रूट को खाया था उससे जो जमा हुई यांग एनर्जी होती है वो अब सारी की सारी खत्म हो चुकी थी इसके 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। और अब उसे यांग लिक्विड जनरेट करने के लिए इसी तरह के और यांग एट्रीब्यूट्स की जरूरत होगी। लेकिन फिर वो ये सोचने लगता है कि वो इतना ज्यादा गरीब है तो इस तरह के जीनियस ट्रेजर्स वो बार बार कैसे खरीद सकता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो भले ही उस ट्रेजर को नहीं खरीद सकता है लेकिन उस बंदे से उन बीजों के बारे में तो पूछ सकता है जिसके कारण वो इन फ्रूट्स को फिर से पैदा कर सकता है। अब उस यांग एट्रीब्यूट वाले बीज का पता लगाने के लिए वो वापस से उसी मार्केट में पहुंचता है जिस सेलर से उसने उस बीजे को खरीदा था। वो सेलर उसे बताता है कि ये जो बीज है वो एक तरह के सैंग यांग फ्रूट से निकाले जाते हैं, लेकिन मुझे वो बीजा 1 महीने के इंतजार के बाद काफी किस्मत से मिला था जिसे मैंने तुम्हें बेच दिया। जिसपे यांग काई उसे पूछता है कि ऐसे और बीज उसे कहाँ मिल सकते हैं, जिसपे वो सेलर उसे बताता है कि ये सारे बीज एक माइनिंग एरिया से निकाले जाते हैं, लेकिन उस माइनिंग एरिया पे पूरी तरीके से अधिकार उस ब्लड बैटल गैंग के लोगों का है। उस गैंग के होते हुए कोई भी ऐरा गैरा दूसरा बंदा वहाँ आसपास भी भटक नहीं सकता। ताकि मैं भी उस गैंग का ही एक मामूली सा बंदा हूँ, इसीलिए 1 महीने के इंतजार के बाद मुझे एक छोटा सा बीज दिया गया था। इवन कि उस ब्लड बैटल गैंग के डिसाइपल्स को भी उस माइनिंग एरिया में जाने की परमिशन नहीं है। जिसपे अब यांग काई उन्हें पूछता है कि अब तुम दूसरे बीज कब लाओगे। तो आगे सेलर उसे बताता है कि तुम्हें 1 या फिर से 2 महीने का इंतजार करना होगा। जिसपे यांग काई उसे पूछता है कि क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे उस सैंग यांग फ्रूट के सीड्स को वो पा सकता है। जिसपे सेलर उसे बताता है कि अरे तुम्हारे पास तो एक और तरीका है जिससे तुम उस बीजों को हासिल कर सकते हो। पिछली बार तुम जिस लड़की के साथ मेरे स्टॉल पे आए थे वो ब्लडी बैटल गैंग की ही एक मेंबर है जो तुम्हें आसानी से उसके माइनिंग एरिया में पहुंचा सकती है और वो उस गैंग की खास मेंबर है। उसी के रहते हुए तो उस माइनिंग एरिया के आसपास कोई भी नहीं फटकता, तो तुम उसी लड़की की मदद क्यों नहीं लेते हो। जिसपे यांग काई सोचने लगता है कि ना ये अच्छा आइडिया नहीं है। मियार को पूछना खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि पिछली बार मैंने उसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया था और वो मुझसे नाराज होकर के चली गई थी। आगे वो सेलर उसे कहता है कि अगर तुम्हें उन बीजों को इतना ही जल्दी पाने की जरूरत है, इस ट्रेड मार्केट में यहाँ उसका घर है, तुम यहीं जाके उससे मदद मांग सकते हो। अब यांग काई यहाँ सोचने लगता है कि वो उससे मदद मांगने जाए या ना जाए, कि पिछली बार वो जिस घटना में इन्वॉल्व हुए थे उस घटना को बुला देना ही बेहतर होगा। लेकिन अभी यांग काई को तो यांग एनर्जी एक्युमुलेट करने के लिए उन बीजों की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो मदद मांगने की सोच ही रहा। हम आगे क्या होता है ये जान पाते इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को इसके आगे के एपिसोड्स देखने हैं तो मुझे ढेर सारा कमेंट कीजिए। ऐसा ही आप लोगों का इस सीरीज से लेकर के रिस्पॉन्स रहेगा, मैं उतनी ही जल्दी इसके बैक टू बैक एपिसोड्स लाने की कोशिश करूंगी। लेकिन गाइज इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी सपोर्ट मुझे दिखानी है। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए तो बहुत ही जल्द आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखने को मिलेगा। टिल देन गाइज टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।